साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में 1861 के अधिनियम में पर चर्चा करेंगे। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि, इसकी प्रमुख बातें एवं संक्षेप में मूल्यांकन के साथ आपको बताते चलूँगा कि परीक्षाओं में प्रश्न इससे कैसे पूछे जाते हैं। याद रखिए, इससे बहुधा प्रश्न एक अंक की जो परीक्षा होती है उसमें और साथ ही मेंस में नोट्स के रूप में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि आखिर ये जो 1861 का अधिनियम, जिसका नाम था भारत परिषद अधिनियम, क्या था, ये क्यों लाया गया था, ये पिछले जो अधिनियम थे उससे अलग कैसे था और साथ ही ये अन्य आगे आने वाले अधिनियमों से अलग कैसे था, साथ ही क्या यह जो पीछे से आगे तक मतलब 1757 की जो बंगाल विजय थी उसके बाद से जो बहुत सारे उन्होंने अधिनियम लाए, जिसका शुरुआत उन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किया था, वहाँ से लेकर 1935 तक जो जितने भी अधिनियम थे, क्या उसकी कड़ी में ये भी एक कड़ी था या कुछ चेंजिंग या कुछ बदलाव के साथ एक कड़ी था। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इस पर आज हम परिचर्चा करेंगे। साथ ही इन अधिनियमों के पीछे अंग्रेजों की क्या मुख्य नीति रहती थी उस पर भी संक्षेप में आपको बताते चलूँगा। तो सबसे पहले देखिए इसका हेडिंग क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए इससे पहले जो अधिनियम आ रहे थे वो 1853 तक वो चार्टर थे, चार्टर अधिनियम, इतना चार्टर अधिनियम, इतना चार्टर अधिनियम, इतना आपने पढ़ा होगा। यानी कि वो कंपनी को एक आज्ञा पत्र दिया जा रहा था कि आप इतने दिन तक, 20 साल तक होता था, 20 साल तक आप शासन कीजिए हमारी ओर से। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो शासन था उसको खत्म कर दिया गया और भारत का शासन पर पूरी तरह से ब्रिटिश संसद और राजा का नियंत्रण हो गया। यानी कि अब भारत और ब्रिटेन के बीच में कंपनी जैसी कोई मध्यस्थ चीज नहीं थी। अब ये पूरी तरह से भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। बोले कि इसमें नई क्या बात है, ये तो सब कोई समझ रहा है। नहीं, इसके पीछे की चीज़ों को समझना। सबसे पहले देखिए, भारत में अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी वो मुख्यतः 3 प्रकार की थी या 3 रूपों में थी। पहला वित्तीय पूंजीवाद, पहला वाणिज्यिक पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद जो था वो आपका प्रारंभ में था, जब आपने सुना होगा कि प्राच्यवाद बहुत ज़्यादा था, भारतीय जो सभ्यता संस्कृति थी उसकी बड़ाई अंग्रेज लोग बहुत किया करते थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि उस दौर में जब अंग्रेज प्रथम बार यहाँ पर आए 1757 में, जब वो बंगाल विजय किए, तो अब उन्हें क्या था कि बंगाल के सामान को यूरोप में ले जा करके या भारत के सामान को यूरोप में ले जा करके बेचना था। तो इसके लिए उन्होंने एक सहारा लिया कि वो भारत की सभ्यता, संस्कृति और सारी चीज़ों को बहुत ही उत्तम बताते थे। था भी, उसमें बताने की कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन खैर वो ज़्यादा बताते थे। इस प्रकार से अपने माल को वो यूरोप में बेच देते थे। यानी कि भारत से कम दाम पर सामान को खरीद करके और यूरोप में माल को बेच देना। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी पूंजी एकत्रित की। हालांकि इस तरह से दुनिया भर से उनके पास पूंजी हुई, लेकिन भारत में भी उन्होंने इसी तरह से पूंजी एकत्रित की। इसे वणिकवाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वणिकवाद। अब इस वणिकवाद के बाद उनके पास बहुत पूंजी एकत्रित हो गई और साथ ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई। तो 1813 से लेकर 1858 तक उन्होंने एक अलग औद्योगिक आर्थिक नीति अपनाया और उस आर्थिक नीति का नाम दिया गया औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद का मतलब हो गया कि उनके यहाँ जो बने हुए माल थे उसको वो अब भारत में बेचना था। पहले भारत से माल को ले जाकर वहाँ बेचना था, अब भारत में माल को बेचना था इंग्लैंड से ला करके। तो उसको कहा गया औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद का मतलब उद्योग में बने हुए माल को भारत में बेचना और कच्चे माल को भारत से ले जाकर वहाँ देना है। तो इस प्रकार से उन्होंने 1813 से 1858 तक नीति अपनाई। आप देखेंगे, मैं हर वीडियो में बताते हुए चला हूँ, आप उसमें देख सकते हैं कि उनकी जो नीतियाँ थी, मतलब वो जो नीति बनाते थे भारत के बारे में, वो उसी औद्योगिक पूंजीवाद से संबंधित होती थी।
कालांतर में जब औद्योगिक पूंजीवाद के भी दिन लद गए तो अब आया वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद कहने का तात्पर्य हो गया कि अब भारत में पैसा बड़े बड़े क्षेत्रों में लगाया जाएगा, उद्योग धंधों में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बड़े बड़े क्षेत्रों में, जैसे रेलवे, बैंकिंग, बीमा, इन सब क्षेत्रों में पैसा लगाया जाएगा। सड़क बनाई जाएगी, रेल बनाया जाएगा, और ये सब जो बनाया जाएगा वो भारत की सेवा के लिए नहीं बनाया जाएगा, भारत के सुदूर अंदर तक माल को पहुंचाने के लिए, यानी कि बने हुए माल को पहुंचाने के लिए और कच्चे माल को लाने के लिए ये नीति अपनाई गई। तो जब नीति इतनी बड़ी होगी, पूंजी जब बहुत ज़्यादा निवेश होगा, तो शासन प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण भी होना चाहिए। और इसी नीति से प्रभावित होकर के और इसी नीति को अपनाने के लिए और इसी नीति को लागू करने के लिए अंग्रेजों ने शासन को 1858 में ख़त्म कर दिया। दोषारोपण दिया कि भाई आपके यहाँ क्या हुआ है, इनके यहाँ 1857 की बहुत बड़ी क्रांति हो गई। नो डाउट है, क्रांति बहुत बड़ी थी, तो विद्रोह तो पहले से भी हो रहा था, लेकिन नहीं, वो रुके हुए थे। जब उन्हें लगा कि इस तरह से चीज़ें हो सकती है तो उन्होंने किया, और फिर उसके बाद भारत के शासन को अपने नियंत्रण में ले लिया, और फिर भारत पर प्रत्यक्ष रूप से जब शासन करने लगे तो भारत के शासन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए। और वो जो बदलाव की शुरुआत थी वही 1861 के भारत परिषद अधिनियम से थी। इसके पीछे के जो पृष्ठभूमि या कारण को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट में हुए अति केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण को अपनाना। देखिए, इसका जो कारण होगा, मूल कारण होगा, ये हमने कुछ लिख रखा है, आप अलग से भी देख सकते हैं, या और कोई भी जो टीचर होंगे, विद्वान होंगे, वो अलग से भी बता सकते हैं। ये हमने लिख रखा, इसको समझ लीजिए कि जो भारत में पहले जो थे वो अंग्रेजों ने बहुत ही केंद्रीकृत व्यवस्था को रखा। हालांकि एक नव साम्राज्य के लिए, मैंने नए बने हुए साम्राज्य के लिए व्यवस्था सही था, और उन्होंने शासन को पूरी तरह से केंद्रीकृत रखा। बम्बई और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी थे, वहाँ के भी कानून बनाने की शक्ति को उन्होंने छीन लिया था और पूरी तरह से केंद्रीकृत व्यवस्था रखी थी, ताकि कहीं पे कोई साम्राज्य विस्तार में कोई दिक्कत न हो। ये सीधा उनका मामला था, कोई और बाकी इसमें मामला नहीं था। परीक्षाओं में आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किस अधिनियम से पहले तक जो व्यवस्था थी या शासन था वो केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया था, केंद्रीकरण थी, या निम्न में से किस अधिनियम के बाद से सत्ता के केंद्रीकरण को तोड़ा गया और विकेंद्रीकरण को प्रारंभ किया गया। तो ये 1861 का अधिनियम। तो ध्यान रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक सत्ता का केंद्रीकरण किया गया या अति केंद्रीकरण किया गया, और उसके बाद यानी कि 1861 के अधिनियम के बाद उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकरण कैसे कर दिया गया ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि केंद्रीकरण क्या होता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि कानून एक ही जगह से बनेगा, सब जगह लागू हो। विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया कि राज्यों को, यानी कि छोटे छोटे जो संगठन हैं, उनको भी कानून बनाने का कुछ अधिकार दे दिया गया, अपने क्षेत्र में अपने मर्जी से शासन करने का अधिकार दे दिया गया। हालांकि बड़ी चीज़ों का निर्धारण ऊपर वाली ही सत्ता करेगी। तो हुआ विकेंद्रीकरण। जैसे अभी अपने देश में क्या है, केंद्रीकरण नहीं है, अति विकेंद्रीकरण कर दिया गया है जब से पंचायती राज आई है। छोटे स्तर पर छोटे चीज़ों का निपटारा होगा, मिडिल स्तर पर मिडिल चीज़ों का निपटारा होगा, और बड़े स्तर पर बड़े चीज़ों का निपटारा होगा। इसे विकेंद्रीकरण कहा ही जाता है और विकेंद्रीकरण व्यवस्था कहा जाता है। तो जब भी परीक्षाओं में पूछे कि निम्न में से किस अधिनियम से भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ध्यान रखिएगा। दूसरा जो हमने पहले बताया था, वित्तीय पूंजीवाद चरण, यानी कि 1858 के बाद जो उन्होंने नीति अपनाई कि आर्थिक नीति को राजकीय संरक्षण देना, यानी कि जो वित्तीय पूंजीवाद वो अपना रहे थे, जो वित्त आ रहे थे उसको संरक्षण देना जरूरी था। तो इसलिए भी इस अधिनियम को लाना जरूरी था, और इस प्रकार के अधिनियमों के द्वारा उन्होंने उसी को संरक्षित किया। तीसरा, भारत में अंग्रेजी प्रशासन में सुधार करना। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कारण था। कारण यह था कि 1858 के जो अधिनियम आया था, भारत को बेहतर बनाने का अधिनियम, उसमें उन्होंने क्या किया कि ऊपरी प्रशासन को तो बदल दिया, लेकिन निचली को नहीं बदल पाए। भारत में सिर्फ उन्होंने गवर्नर जनरल के नाम को पलट करके वायसराय कर दिया, बाकी कोई बदलाव नहीं किया। अब उन्हें लग रहा था कि नहीं, वायसराय को भी कुछ अधिकार देना चाहिए, भारत में जो सत्ता का केंद्र है उसमें भी कुछ बदलाव देना चाहिए। तो ये भावना उनमें थी और उन्होंने इसी उद्देश्य से इस अधिनियम को लाया। तीसरा,
चौथा, समस्त भारत को अब सामरिक की जगह संसद के कानूनों के अंदर लेना। यहाँ पे संसद लिखना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ समझने के लिए बता दिया। अब भारत को 1858 में उन्होंने उद्घोषणा किया कि हम अब किसी भी राज्य को नहीं हड़पेंगे, किसी भी राज्य को अपने अंदर में नहीं मिलाएंगे तब तक जब तक आप मेरी गुलामी स्वीकार करते हैं। यानी कि सीधा सीधा अब पूरा भारत उनके चरणों में लूट चुका था, जीतने की कोई ज़रूरत थी नहीं। बेलेजली और डलहौजी जैसे साम्राज्य पिपासु क्या कहते हैं गवर्नर जनरलों ने पूरे भारत को रौंद करके अंग्रेजों के हाथ में रख दिया था। तो अब था कि अब भारत पर शासन करना है, लेकिन एक ऐसे तरीकों से करना है ताकि भारतीयों को ये न लगे कि उनसे चाबुक मार के शासन करवाया जा रहा है या चाबुक मार के काम करवाया जा रहा है। यानी कि काम भी करवाना है और उनको दर्द भी नहीं देना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक संसदीय नियम बनाया, और ये जानते हैं ये बहुत बड़ी नियम थी। इससे पहले मतलब अंग्रेजों से पहले हमारे यहाँ हर तरह के राजा होते थे, हर तरह के क्या कह सकते हैं मनमाने कानून होते थे। इसके बाद यानी कि अंग्रेजी शासन में और अंग्रेजी शासन के बाद अभी तक में भी क्या हुआ कि राजा तो बदलते थे लेकिन अब कानून नहीं बदलता था। अब जो सिस्टम था वो नहीं बदल रहा था। ये बहुत बड़ी चीज़ थी भारतीयों के लिए और ये भाई यूनिक चीज़ थी। इसलिए इसको जो प्रबुद्ध भारतीय थे उन्होंने बहुत समर्थन भी दिया। ध्यान रखें, प्रबुद्ध भारतीयों ने प्रारंभ में इसका बहुत समर्थन भी दिया और जब विरोध किया तो उन्हीं अंग्रेजी तौर तरीकों से विरोध किया जो अंग्रेजों ने हमें सिखलाया था। तो भारत को अब सामरिक की जगह संसदीय कानूनों से अंदर लेना। अगला, महान 1857 की दुर्घटना को रोकना। बंबई के एक गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि जब तक आपके पास कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं होगी तब तक आप कैसे समझेंगे कि नीचे क्या हो रहा है। तो उस चीज़ को ना हो, यानी कि 1857 की क्रांति ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को भी शासन प्रशासन में रखना प्रारंभ किया। हालांकि वो आंशिक और सूक्ष्म था, लेकिन रखने से उनको दो फायदा हुआ। पहला कि भारत के नीचे क्या हो रहा है, यानी कि सत्ता के नीचे क्या हो रही है, इसकी खबर उन्हें लग जाती थी और साथ ही भारतीयों को भी आभास हो जाता था कि चलो अंग्रेज जब कानून बना रहे हैं तो हमारे लोगों को भी पूछ रहे हैं। हालांकि वो पूछना और बताना दोनों ही इतना सूक्ष्म था कि उसकी कोई मतलब नहीं थी। भारत के शासन और प्रशासन में सूक्ष्म से ही भारत के लोगों का सहयोग लेना, मैंने पहले ही बोला कि सूक्ष्म ही था। उसके अलावा आवागमन एवं सूचना संपर्क के बढ़ने पर संपूर्ण भारत का अधिकतम दोहन करना। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि रेलवे, रोड, जहाज रानी जैसी जो चीज़ें थी उसका उन्होंने जो क्या कहते हैं फैलाव किया वो अधिकतम दोहन के लिए किया। अलग बात है कि आवागमन के फलस्वरूप हमारे राष्ट्रीय चेतना फैली, लोग एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के दुख सुख को समझे और फिर जो समस्त चेतना थी वो राष्ट्रीय चेतना में बदल गई और कालांतर में भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का रीढ़ ओपन किया। ये अलग बात थी, लेकिन उनका प्रथम मकसद लूट ही था। तीसरा, अंतिम जो बात थी वो एक प्रतिनिधि सरकार का विकास करना। देखिए ये मैंने लिखा है कि आप 1861 के जो अधिनियम था वहाँ से अंग्रेजों ने प्रतिनिधि सरकार का विकास किया। अंग्रेजों ने 3 अधिनियम जो लाए वो प्रतिनिधि सरकार के विकास के लिए लाए। पहला 1861, दूसरा 1892 और तीसरा 1909 के। तीनों अधिनियम जो थे उसे कहा जाता है कि इन्होंने प्रतिनिधित्व को बढ़ाया और इस प्रकार से भारत में प्रतिनिधि सरकार का विकास हुआ। परीक्षाओं में खास करके ग्रुप बी यानी कि पीसीएस के परीक्षाओं में प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से किन किन अधिनियमों में या किन अधिनियमों में या किस अधिनियम में प्रथम बार प्रतिनिधि सरकार का विकास हुआ या प्रतिनिधि सरकार की अपेक्षा को रखी गई। तो पहला कौन था? 1861 का अधिनियम, दूसरा था 1892 और तीसरा था 1909। बोलिए कि भाई तब 1919 और 1935 क्या था, है ना? तो 1909 और 1935 जो था वो उत्तरदायित्व सरकार का विकास था। अब बीएल ग्रोवर या बिपिन चंद्रा या इस तरह के जितने भी लेखक को पढ़ेंगे वहाँ ये लिखा हुआ, उन्होंने फिर प्रतिनिधित्व सरकार का विकास किया, प्रतिनिधित्व दिया, उत्तरदायित्व सरकार, यानी कि पहले 3 में प्रतिनिधित्व और बाद में जो 2 थे उसमें उत्तरदायित्व सरकार का विकास किया। तो हमारे देश में अंग्रेजी राज में प्रतिनिधित्व सरकार का प्रारंभ कब हुआ? तो 1861 के अधिनियम से। प्रतिनिधित्व सरकार का विकास कब हुआ? 1861 के अधिनियम से। तो ये इसकी पृष्ठभूमि और कुछ कारण थे।
मैंने पृष्ठभूमि कारण एक ही साथ रखा क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ होता नहीं है, साधारण सी बात है, सिर्फ समझने के लिए इतना आपको बोला। ये कुछ कारण थे और ये कुछ उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जहाँ पे उन्होंने इस कानून को लाया। अब जब कानून लाया तो उसमें क्या क्या बदलाव लाए, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं जो परीक्षाओं में बहुधा पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इस अधिनियम की सब प्रमुख बातों को। देखिए, इस अधिनियम में टोटल 3 प्रकार के बदलाव कर दिए गए। पहला वायसराय, दूसरा केंद्रीय विधायिका और तीसरा प्रांतीय विधायिका। हालांकि ये जो बदलाव हुए थे, मतलब ये केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिकाओं में ये बहुत ही सूक्ष्म रखे गए थे, लेकिन रखे गए थे। क्या बदलाव थे उसको देख लेते हैं और परीक्षाओं में कैसे पूछेगा फिर से बताते चलूँगा मैं। तो सबसे पहले वायसराय की शक्ति में विस्तार कर दिया गया। विधायिका तो लाई गई लेकिन उसके शक्ति में भी विस्तार कर दिया गया। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे 1861 का जब अधिनियम पारित हुआ तो उस समय वायसराय थे और शासन प्रशासन में इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को रखा लाया। तो सबसे पहले क्या ताकत दिया गया वायसराय को? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी कि अब जो वायसराय थे वो अध्यादेश जारी कर सकते थे और इस अध्यादेश की जो समय सीमा होती थी वो 6 माह होती थी। अर्थात वायसराय किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते थे, उनके अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं था और यह जो अध्यादेश की सीमा होती थी वो 6 माह थी। दूसरा, अपने कार्य को उत्तम ढंग से करने की शक्ति। यहाँ पे उत्तम मैंने लिखा है, सीधा सीधा यह था कि वायसराय अपने कार्य को अपने ढंग से कर सकते हैं। इसी कानून का उपयोग करते हुए लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया, यानी कि भारत में कैबिनेट सिस्टम को लागू किया या मंत्रालय व्यवस्था को लागू किया। कब लागू किया? 1861 के अधिनियम को देखते हुए। हालांकि कैनिंग ने यह व्यवस्था 1859 में ही अपनाई थी, लेकिन अधिकृत रूप से ये 1861 के जो क्या कहते हैं अधिनियम था उस पर इसकी मोहर लगा दी गई। परीक्षाओं में जो पूछा जाता है आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछा जाएगा कि भारत में मंत्रालय व्यवस्था यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसने प्रारंभ की? तो लॉर्ड कैनिंग ने। अब समझिए कि मंत्रालय व्यवस्था के बाद क्या था, पहले क्या था। पहले क्या था कि वायसराय की कार्यकारिणी में 4 सदस्य होते थे। किसी भी विषय पर जो काम होता था उसमें चारों सदस्यों को दिखलाया जाता था, चारों सदस्यों से पूछा जाता था। इसके अलावा कुछ मनोनीत सदस्य भी होते थे, तो उस सभी को दिखलाया जाता था और उस एक काम पे जितने भी सदस्य थे वो मिल बैठ के राय देते थे। तो इससे क्या होता था कि समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती थी। अब साफ ही सोचिए कि कोई एक काम हो रहा है उसमें 6 आदमी राय देगा तो 6 आदमी 6 तरह से बात बोलेगा, तो काम में देरी हो जाती थी। उसको हटा करके अब इसमें रखा गया कि नहीं, एक व्यक्ति के पास एक मंत्रालय होगी और उस मंत्रालय के अधीन जो काम होगा उस पर वो व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण होगा और उससे संबंधित सारे कार्यों को निष्पादित करने के लिए वो निर्णय ले सकता है। अब मीटिंग में यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी में वही मुद्दे लाए जाएंगे जो नीतिगत होंगे, नित्य प्रतिदिन के कार्यों को नहीं लाया जाएगा किसी खास विशेष क्षेत्र से। तो इस प्रकार से हमारे देश में प्रथम बार मंत्रालय व्यवस्था की प्रारंभ हुई। किस अधिनियम के द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। तीसरा, प्रांतों के कानून को रद्द करने की शक्ति दे दी गई। देखिए, बात में बता दूंगा कि प्रांतों में कानून कैसे था, लेकिन वायसराय को शक्ति दी गई कि उसे लग रहा है कि किसी प्रांत में जो कानून बनाए गए हैं उसमें वहाँ के गवर्नर ने अपने शक्ति का क्या कहते हैं आगे बढ़ा दिया है, अपने शक्ति का दुरुपयोग किया है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वायसराय, भारत के जो वायसराय थे उस कानून को रद्द कर दे सकते। अगला, नए प्रांतों के गठन करने या उनकी सीमा में बदलाव करने की शक्ति, यानी कि वायसराय जो थे अब नए प्रांतों का गठन कर सकते थे या उसकी सीमाओं में भी बदलाव कर सकते थे। इसी का उपयोग करते हुए बाद में उन्होंने नए प्रांत कुछ बनाए और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर दिया। तो ये कुछ जो ताकत थे वो वायसराय को दे दी गई। सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा, अपने जो कार्य थे उसको अपने ढंग से करने की आज़ादी, इसी के तहत उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम लाया। दूसरा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये 2 चीज़ आपसे हमेशा ज़्यादा पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी चेंजिंग हुआ वो केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधायिका में। तो देखिए, केंद्रीय विधानमंडल में पहले क्या था, यानी कि 1861 से पहले क्या था कि 4 कार्यकारिणी में सदस्य होते थे, वो चारों मिल बैठ के कार्य करते थे। उसके अलावा 6 मनोनीत सदस्य होते थे।
इस कानून ने उन सबको रद्द कर दिया। अब बोला कि नहीं, कार्यकारिणी में इन्होंने क्या कर दिया कि 5वां जो कार्यकारी परिषद था, कार्यकारी परिषद का मतलब हुआ कि वायसराय और उनके 4 ऐसे सदस्य जो ऊपर से नियुक्त होकर के आते थे। तो 5वां सदस्य एक विधिवेता जोड़ा गया। परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा एक विधिवेता को वायसराय की कार्यकारिणी में 5वां सदस्य के रूप में जोड़ा गया? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ये विधिवेता था, वकील नहीं, विधिवेता, कानून का सबसे जानकार व्यक्ति। ऐसा इसलिए जोड़ा गया ताकि जो अब पूरे भारत के लिए कानून बनेंगी, संसदीय कानूनों के मूल्यों पर उनका मूल्यांकन होगा, तो एक ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जो कानून का बहुत ही उत्तम जानकार। और बाद में एक 6ठा सदस्य भी जोड़ दिया गया। 6ठा सदस्य जो था वो सार्वजनिक कार्यों या लोक निर्माण विभाग से संबंधित था, वो 1874 में जोड़ा गया। यानी कि अब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो सदस्य थे वो 6 सदस्य थे। इसके अलावा 6 से 12 मनोनीत सदस्य होते थे। कितने होते थे? कार्यकारी परिषद के अतिरिक्त 6 से 12 सदस्यों को वायसराय के द्वारा जोड़ा जाना। इनमें आधे गैर सरकारी होंगे। देखिए, अब इसमें एक व्यवस्था दे दी गई कि कार्यकारिणी में 5वां सदस्य, 1874 के बाद 6ठा सदस्य, तो ये सदस्य होंगे जो कार्यकारिणी परिषद में रहेंगे। इसके अलावा उन्हें बोला गया कि आप 6 से 12 ऐसे लोगों को रख सकते हैं जिन्हें आप उचित समझें, लेकिन उनमें से आधे गैर सरकारी होने चाहिए। ये वायसराय को शक्ति दी गई। याद रखिए, वायसराय को शक्ति दी गई, और शक्ति इसलिए दी गई कि आप उन लोगों को अपने पास रखें और उन्हीं के साथ बैठ करके कानून बनाएं, ताकि वो जो कानून बने उसमें भारतीयों का भी मंतव्य लिया जा सके। यही चीज़ मैंने लिखा है। कार्यकारी परिषद के अतिरिक्त सदस्यों में 6 से 12 तक को वायसराय के द्वारा जोड़ा जाना, और इनमें आधे गैर सरकारी सदस्य होंगे, यानी कि सरकारी कर्मचारी वो नहीं होंगे। परंतु ये जो सदस्य होते थे, ये जो मनोनीत सदस्य हो रहे थे, इनको किसी भी प्रकार का प्रश्न वित्त या प्रशासन से मामलों में पूछने का अधिकार नहीं था। याद रखेंगे, नहीं था। दिया गया कब? बाद में दिया गया। इस समय तक ये चीज़ नहीं था। यानी कि जो मनोनीत सदस्य होते थे उनको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत जगह आप सिर्फ मनोनीत सदस्य पूछेंगे। ये 6 से जो 12 मनोनीत सदस्य थे उस कानून में, यानी कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम कानून में नहीं लिखा गया था कि वो भारतीय ही होंगे। वो ब्रिटिश या भारतीय कोई भी हो सकते हैं, वो वायसराय की इच्छा के ऊपर थे। क्लियर है बात? कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य थे। इसके अलावा 6 से 12 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता था, और वो जो मनोनीत होंगे उनमें आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, और वो ब्रिटिश या भारतीय कोई भी हो सकते थे। इसी को उपयोग करते हुए जो वायसराय थे उन्होंने 3 अतिरिक्त सदस्यों को रखा था। कौन कौन? पहला थे बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा, तीसरा थे सर दिनकर राव। ये जो मनोनीत सदस्य थे वो, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता था। कितने वर्ष के लिए होता था? 2 वर्ष के लिए। अब देखिए, इतने बड़े राजा महाराजा थे, भारत के विषय में कानून बन रहा था, तो ये क्या राय देने जाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यवस्था थी ताकि सिस्टम चलाने में समस्या ना हो, और लोगों को, यानी कि भारत के और अंग्रेज को, दोनों को, लोगों को लगे कि हाँ भारतीय शामिल है। ये जो व्यवस्था था, मतलब ये जो कार्यकारिणी परिषद के अलावा जो कुछ विधायी कार्यों के लिए सदस्यों को जोड़ा गया था, ये सिर्फ एक दर्शक लोग थे। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ दर्शक थे, इन्हें करना कुछ नहीं था। एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था, नाम भूल रहा हूँ लेखक का, उन्होंने लिखा है कि ये जो राजे महाराजे वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में या विधायी परिषद में बैठते थे, तो इनका कार्य कैसे करते थे? इनका कार्य होता था, ये वायसराय का मुँह देखते थे या अपने गवर्नर का मुँह देखते थे। जिस चीज़ में गवर्नर हाथ ऊंचा कर दिए प्रांतीय विधायिका में, या जिस चीज़ों में वायसराय हाथ उठा कर दिए, उसमें ये भी ऊंचा कर देते थे। जिसमें वायसराय ने हाथ नहीं उठाया उसमें हाथ नहीं उठाया, यानी कि जिस कानून का अनुमोदन करने के लिए वायसराय हाथ उठा दिए उसको ये भी अनुमोदित कर देते थे। कोई प्रश्न पूछना नहीं है, कुछ मतलब नहीं। यानी कि सिर्फ एक ये लोग, यानी कि भारत की ओर से जो मनोनीत लोग थे, ये सिर्फ एक शोमैन थे। अब यह था कि कार्यकारी परिषद तथा 6 सदस्य मिल करके ही भारत के बारे में कानून बनाएंगे। याद रखिए, यही चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब ये जो कानून बनेगा, इसमें यह भी रखा गया था 1861 के कानून में कि सब परिषद वायसराय जो कानून बनाएंगे उसको भारत सचिव कानून को रद्द कर सकता है। ये परीक्षाओं में, खास करके ग्रुप बी की परीक्षाओं में पूछ लेता है कि निम्न में से किस अधिनियम में व्यवस्था दी गई कि भारत सचिव
सब परिषद वायसराय के द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर सकता है। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, या जो प्रश्न होते हैं उसमें 3-4 ऑप्शन करके पूछ लेते हैं, उसमें चीज़ को रख सकता है। ध्यान दीजिए कि भारत सचिव उसको रद्द कर सकते हैं। मैं लास्ट में इसको और अच्छे से आपको कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। पहले देखिए प्रांतीय विधायिका। प्रांतीय विधायिका का को पुनः बहाल किया गया। मैंने पहले ही बताया था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब अब हर क्या कहते हैं, प्रांत को भी अपने अपने क्षेत्रों में अपने विषय से संबंधित कानून बनाने की सुविधा दी गई। बॉम्बे, मद्रास, जिसको पहले छीन लिया गया था, उसको दे दिया गया। कालांतर में बंगाल 1862 में, 1886 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिसे आजकल हम लोग उत्तर प्रदेश बोलते हैं, और फिर पंजाब एवं बर्मा को 1897 में अधिकार दे दिए गए। और इस प्रकार से प्रांतीय विधायिका जो थी उसको भी अपने क्षेत्रों में कानून बनाने की आज़ादी दी गई। लेकिन इस केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका के जो कानून बनाने की आज़ादी सब अभी देखें, उसमें कुछ मूलभूत समस्याएं थी। समस्या ये थी कि कोई सुस्पष्ट बंटवारा नहीं था, लेकिन अब सभी प्रांतों को एक स्तर पर लाया गया। ये बहुत बड़ी बात थी। सुस्पष्ट बंटवारा ये नहीं था कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, आप ऐसा करेंगे, आप वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। नियम ये था कि रेल, डाक, तार और बड़े मामले यानी कि जहाज, रोड से संबंधित जो मामले होते थे उस पर वायसराय ही कानून बनाते थे, या कुछ इन पर यदि कुछ कानून एक्शन लेना होता था तो वायसराय से प्रांतों के गवर्नर को अनुमति लेनी पड़ती थी। ये इसमें कुछ प्रावधान थे। हालांकि बहुत सारे आप त्रुटियां पढ़ेंगे तो ये जितनी भी त्रुटियां थी उन्होंने मतलब इस त्रुटियों को अंग्रेजों ने जानबूझ के रखा था, ताकि फिर अगली बार इन त्रुटियों को दूर करेंगे। दूसरा, त्रुटियों को रखने का मूल उद्देश्य भी यही था कि ये मतलब जो लोग हैं वो इसी चब में उलझे पलझे रहे हैं। हम अपना जो मेन उद्देश्य है वित्तीय लूट का, उसको हम निष्पादित करते रहें आराम से। अब देखिए, आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि प्रांतीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका, भारत सचिव, कौन कानून को कैसे क्या देखे। तो देखिए, सबसे पहले नीचे से प्रांतीय विधायिकाओं में गवर्नर जो थे उनके लिए एक विधायिक परिषद थी, वो कानून बना सकते थे। उस कानून को वायसराय जो थे वो रद्द कर सकते थे अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए। सब परिषद वायसराय केंद्र में जो कानून बनाते थे उसको भारत सचिव रद्द कर सकता था अपने पद का प्रयोग करते हुए या अपने अधिकार का उपयोग करते हुए। तो यानी कि प्रांत वाले को केंद्र और केंद्र वाले को भारत सचिव रद्द कर दे सकता था। इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे कि केंद्र में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, और वो शक्ति थी 6 महीने की अधिकतम अवधि के लिए। ठीक है, तो ये था इसकी प्रमुख मुख्य बातें। इसमें परीक्षाओं में जो है कुछ ही बातें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। मैंने प्रारंभ में जो पृष्ठभूमि और कारण बताए थे वो सिर्फ इसलिए बताए थे कि जो ग्रुप बी के परीक्षा देते हैं उनको उनमें वो ज़्यादा चीज़ें पूछ लेती हैं। जो इसमें सबसे प्रमुख बातें पूछी जाती है मैंने पहले ही बता दिया था, फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। पहला, प्रतिनिधित्व सरकार का प्रारंभ किया गया। प्रतिनिधित्व सरकार के लिए 3 अधिनियम लाए गए। पहला 1861, दूसरा 1892, तीसरा 1909। बाकी जो 1919 और 1935 लाया गया वो उत्तरदायित्व सरकार का विकास था। दूसरा, अंग्रेजों ने यहाँ से विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण को प्रारंभ किया, सत्ता का विकेंद्रीकरण को प्रारंभ किया। तीसरा, जो सबसे बड़ा चीज़ था कि लॉर्ड कैनिंग ने या इस अधिनियम का उपयोग करते हुए पोर्टफोलियो सिस्टम को लाया, और साथ ही वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बात था कि भारतीयों को कानून बनाने में सहयोग लेने के लिए प्रथम बार नियुक्ति की गई, यानी कि प्रथम बार भारतीयों को कानून बनाने में सहयोग के लिए नियुक्ति की गई। हालांकि विधायी जो लोग थे यानी कि जो मनोनीत लोग थे, कार्यकारी परिषद नहीं, मनोनीत लोगों को किसी भी प्रकार का किसी भी विषय पर कोई सवाल पूछने का शक्ति नहीं दी गई थी। ये मोटा मोटी चीज़ें थी जो इसमें से पूछा जाता है। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये जो अतिरिक्त सदस्य होते थे वो 2 साल के लिए होते थे। पहला बार कौन कौन थे, तो ये 3 थे। और जो कुछ चीज़ें सबसे ज़्यादा जो पूछ सकता है वो कि प्रांतीय जो विधायिका बहाल की गई तो उसमें बंगाल में कब हुआ, तो 1862 में। उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में 1886 में। पंजाब एवं बर्मा में 1897 में। तो ये कम पूछता है, ये ज़्यादा नहीं पूछेगा। जो पहले मैंने 4-5 चीज़ बोले वही ज़्यादा पूछेगा।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।